हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बोटुलिज्म की बोटुलिज्म क्या होता है। ठीक है। और ये इसका रीज़न क्या है। बोटुलिज्म जो जो डिजीज़ है, ठीक है, ये किसके कारण होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन क्या है और कौन से ऐसे लोग हैं जो हाई रिस्क पर हैं। तो हम आज ये सभी आज बात करेंगे इस टॉपिक पे। तो व्हाट इज बोटुलिज्म। तो बोटुलिज्म एक रेयर इलनेस है, ठीक है, या सीरियस इलनेस हम कह सकते हैं, जो कि होता है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, जो कि एक बैक्टीरिया है। ठीक है। ये क्या करता है, ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और वो टॉक्सिन जो है रिस्पॉन्सिबल है बोटुलिज्म के लिए। ठीक है। और ये टॉक्सिन अटैक करता है नर्वस सिस्टम पे। ठीक है। विच कॉज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मसल पैरालिसिस हो जाता है और डेथ भी हो जाती है अगर जो है इसे टाइमली ट्रीट ना किया जाए। तो ये बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जैसे फूड स्टफ्स वगैरह जो होते हैं उनको स्पॉइल कर देता है। और अगर ऐसे फूड स्टफ को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो चांसेस रहते हैं फूड बॉर्न जो बोटुलिज्म होता है। और इससे वोन्ड्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, इंजरीज वगैरह रहती हैं, तो उससे भी ये जो है वहाँ पे जो है ये बैक्टीरिया जो वहाँ ग्रो कर सकता है, वुंड्स में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है और वहाँ पे टॉक्सिन प्रोड्यूस करके ये जो है वुंड्स बॉर्न जो बोटुलिज्म है वो कॉज कर सकता है, या फिर इंटेस्टाइन में, इन्फेंट्स के इंटेस्टाइन में ये ग्रो कर सकता है। ठीक है। और जनरली ये बैक्टीरिया क्या है, स्पोर, इसके जो स्पोर्स रहते हैं, ठीक है, ये स्पोर प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में जनरली कई जगह पे ये स्पोर्स रहते हैं, बट जनरली ये इलनेस कॉज नहीं करते हैं। ठीक है। बट कुछ सर्टन सरकमस्टांसिस है, कुछ ऐसी कंडीशंस रहती हैं जैसे कि लो ऑक्सीजन, लो एसिड, लो शुगर या फिर लो सॉल्ट और वाटर, इन सारी कंडीशन जब इसको मिलती हैं तो फिर ये स्पोर्स क्या करते हैं, ये स्पोर्स ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं। ठीक है। और दे फॉर्म मोस्ट लीथल टॉक्सिन, ठीक है, विच कॉज बोटुलिज्म। तो जनरली बोटुलिज्म का जो मेन जो रीजन है ये है पैक्ड और केन्ड फूड जो रहता है। ठीक है। और जो प्रिजर्व्ड फूड रहता है, फर्मेंटेड फूड रहता है, तो ये एक मेन सोर्स है इसका, जो जो कि बोटुलिज्म कॉज करता है। ठीक है। तो इस इन फूड्स आइटम्स में जो केन्ड फूड है या बेक्ड फूड है या प्रिजर्व फूड है, फर्मेंटेड फूड, इसमें क्या है, ये बैक्टीरिया जो है क्लोस्ट्रीडियम जो बोटुलिनम है ये ग्रो करता है। ठीक है। और ऐसे फूड को जब ह्यूमन बीइंग्स जब कंज्यूम करते हैं तो वो क्या है, उनमें फिर फूड बॉर्न बोटुलिज्म हो जाता है। और अगर इसे टाइमली ना ट्रीट किया जाए तो ये काफ़ी सीरियस डिजीज है, एक मेडिकल इमरजेंसी है। ठीक है। और इसमें जो है डेथ भी हो सकती है। तो आगे हम बात करेंगे इसका जो कॉजल एजेंट है वो है क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम। ठीक है। क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम इसका हम थोड़ा जान लेते हैं। इसका ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। ये जनरली ग्राम पॉजिटिव बैसिलस होते हैं जो क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम है जो कॉज करता है बोटुलिज्म। और इसका जो साइज होता है वो 5 × 1 माइक्रोमीटर साइज होता है और ये नॉन कैप्सुलेटेड रहता है और ये मोटाइल होता है, चल फिर सकते हैं ये बाय पेरिट्राइकेट फ्लैजिला। ठीक है। एट फॉर्म ये स्पोर बनाते हैं। ठीक है। जो कि सब टर्मिनल हो सकते हैं स्पोर या फिर ओवल या एंड बल्जिंग। क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय अर्मिंगम इन 1896 में, ये फर्स्ट टाइम जो है आइसोलेट किया गया था। ठीक है। और ये जो बैसिला है ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैप्रोफाइट अकरिंग इन वर्जिन ऑयल्स, वेजिटेबल्स, एनिमल मैन्योर एंड सी मड। तो कल्चर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम की, तो जनरली ये स्ट्रिक्ट एनारोब होते हैं, मतलब कि ये जो है ग्रो करते हैं ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ग्रो नहीं करता है। और इसको जो ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है ग्रोथ के लिए वो है 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। बट कई बार ये जो है 1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच भी ग्रो कर जाते हैं। और ये ऑर्डिनरी मीडिया में भी ग्रो कर जाते हैं। इसकी अगर इसको हम सॉलिड मीडिया पे ग्रो करें तो इसकी जो कॉलोनीज हैं वो इरेगुलर होती हैं, लार्ज होती हैं, स्मूथ होती हैं और सेमी ट्रांसपेरेंट होती हैं। एंड व्हेन ग्रोन ऑन ब्लड अगार, जब इसको ब्लड अगार पे इसको ग्रो करते हैं क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम को, तो ये क्या करता है, हिमोलाइसिस शो करता है। हिमोलाइसिस मींस एक जो कॉलोनी बनेगी उस पे सॉलिड मीडिया पे, ब्लड अगार पे, तो वो जो है कॉलोनी के चारों तरफ क्या है, एक
एक क्लियर सा जोन बन जाता है। वो क्या है कि आरबीसीज या जो भी उसके चारों तरफ आरबीसी है उनको ये रप्चर कर देता है, ठीक है। सो ये जो है हेमोलाइसिस शो करता है। तो दिस बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर्स, ठीक है, which consistently spores constantly when grown in alkaline glucose gelatin media। तो ये बैक्टीरिया जो है कंसिस्टेंटली स्पोर प्रोड्यूस करता है अगर हम इसे ग्रो करें अल्कलाइन ग्लूकोज जिलेटिन मीडिया एट टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये इसके कल्चर प्रैक्टिस्टिक्स थे, ठीक है। ये कैसे ग्रो करता है, कहाँ ग्रो करता है, इसकी कॉलोनीज कैसी होती हैं, ठीक है। ये हेमोलाइसिस शो करता है। तो ये सारी इसकी कल्चरल प्रॉपर्टीज थी। तो बात करते हैं बोटुलिनम टॉक्सिन की, ठीक है, जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया। तो ये टॉक्सिन जो है बोटुलिनम टॉक्सिन इज मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस नोन टू मैनकाइंड, ठीक है। ये जो है मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस माना गया है फॉर द मैनकाइंड। और ये बना होता है प्रोटीन से, स्मॉल प्रोटीन विच कंसिस्ट 19 अमाइनो एसिड्स। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट रहता है वो 1,50,000 डाल्टन्स, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। और जो मिनिमम लीथल डोज है इसका ह्यूमन के लिए, जो लीथल डोज है मिनिमम, वो है 1 माइक्रोग्राम, ठीक है। तो 1 माइक्रोग्राम इसका जो है बहुत ही कम क्वांटिटी में ये जो है लीथल होता है ह्यूमन बींग्स के लिए। एंड इट इज न्यूरोटॉक्सिक, ठीक है। ये न्यूरोटॉक्सिक होता है जो टॉक्सिन होता है। और ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे अटैक करता है। वहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो एसिटाइल कोलिन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है, वो जो उसको ये रिलीज नहीं होने देता है, उसकी रिलीज को ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और इट इज हीट स्टेबल, ठीक है। इस ये हीट स्टेबल है। और ये एक इट इज ए गुड एंटीजन एंड कैन बी न्यूट्रलाइज, को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं अगर स्पेसिफिक एंटीटॉक्सिन मिल जाए तो उससे क्या हम इसको जो है न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। जो बोटुलिनम टॉक्सिन है वो कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, एक्शन क्या है जब ये बॉडी के अंदर, जब बैक्टीरिया जब टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, या फिर हम बोटुलिनम का अगर हम इंजेक्शन दें टॉक्सिन का बॉडी के अंदर, तो ये टॉक्सिन कैसे एक्ट करता है बॉडी पे, तो वो हम इस मैकेनिज्म के थ्रू हम समझ सकते हैं। तो ये हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, ठीक है। ये मसल्स है, ये मोटर न्यूरॉन जो आ रहा है, ठीक है। तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन रहा है यहाँ पे। तो नॉर्मल प्रोसेस में जनरली क्या होता है कि जो इम्पल्स आती है न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है, तो वो क्या करती है, यहाँ पे रहता है एसिटाइल कोलिन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है। ये जो है यहाँ से निकल के रिलीज होता है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे मसल्स पे रहते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है, जहाँ पे ये चिपक जाता है रिसेप्टर पे। तो दैट मीन्स यहाँ से जो सिग्नल आया या इम्पल्स आई, जो नर्व इम्पल्स, वो जो है यहाँ पे मसल्स में ट्रांसमिट हो जाती है बाया वाया न्यूरो ट्रांसमीटर जो कि है एसिटाइलकोलिन, ठीक है, जिसकी वजह से मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बट एक जो पेशेंट है जिसको बोटुलिज्म हो रखा है, या जिसको बोटुलिज्म का हम अगर इंजेक्शन दे दें, तो उसमें क्या होगा कि जो ये न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे ये टॉक्सिन क्या करता है, बोटुलिज्म जो टॉक्सिन होता है वो यहाँ पे जो है जंक्शन के बीच में एक लेयर बना देता है, ठीक है। अब मोटर जो न्यूरॉन होता है उसकी एंडिंग के जस्ट साथ में ही इसके लेयर के साथ एक ये लेयर बना देता है। तो अब क्या होता है कि जब भी इम्पल्स आता है यहाँ पे न्यूरॉन के थ्रू, तो वो इम्पल्स जो है आगे ट्रांसमिट नहीं हो पाता। वो क्यों नहीं ट्रांसमिट हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये एसिटाइल कोलिन है जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये रिलीज ही नहीं हो पाते हैं, ठीक है। ये रिलीज क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इसके रास्ते में यहाँ पे जो है ये जो बोटुलिज्म टॉक्सिन है ये इसका रास्ता यहाँ पे रोक देता है, जिसकी वजह से ये इम्पल्स जो है आगे नहीं जा पाती है, ठीक है। रिसेप्टर पे ये न्यूरोट्रांसमीटर नहीं चिपक पाते हैं क्योंकि ये रिलीज ही नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इम्पल्स आगे नहीं जा पाती है। और ये मसल फिर कॉन्ट्रैक्शन इसकी जो है नहीं हो पाती है, मतलब इसकी कॉन्ट्रैक्शन जो है ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो यही, और जनरली इसकी वजह से क्या है फिर मसल्स में वहां पे उस पार्ट में, स्पेसिफिक पार्ट में पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म था। तो अब आता है कि टाइप्स ऑफ बोटुलिज्म या फिर पैथोजेनिसिटी क्या है बोटुलिज्म जो
टॉक्सिन है। तो ये जनरली 4 या 5 तरह का होता है बॉटुलिज्म, ठीक है। इन्फेंट बॉटुलिज्म की बात करें तो ये बच्चों में होता है। जनरली बच्चे कहीं पे भी आसपास में खेलते हैं या हाथों को मुंह में डालते हैं, तो ये एक जनरल प्रैक्टिस है बच्चों का। तो इनमें चांसेस रहते हैं अगर कि स्पोर्स, कई बार क्या है कि वो जो है बैक्टीरिया गेट इनटू द इन्फेंट्स इंटेस्टाइन, वो क्या है उनके इंटेस्टाइन में कई बार जो है बोटुलिनम, जो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, उसके स्पोर्स चले जाते हैं जो कि इलनेस कॉज कर सकते हैं, ठीक है। फिर होता है वोन बोटुलिज्म। वोन बोटुलिज्म में क्या होता है कि जैसे कुछ एक्सीडेंटल इंजरीज हैं या स्किन पे कोई डीप कट है, ठीक है, या फिर कुछ लोग जो ड्रग्स वगैरह जो इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, तो इसके थ्रू क्या है कि जो स्पोर्स हैं, जो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम की जो स्पोर्स हैं, वो इंजरीज में या कट के थ्रू या जो एक्सीडेंटल इंजरीज है उसके थ्रू जो है ये मसल्स में चले जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे ये मल्टीप्लाई करते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड इनका रहता है और वहाँ पे ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वाउंड बोटुलिज्म होता है। फिर होता है आइएट्रोजेनिक बोटुलिज्म। इसमें क्या होता है कि कुछ कॉस्मेटिक जो ट्रीटमेंट रहता है, जैसे जो रिंकल्स रहते हैं फेस पे या कहीं कहीं जो दूसरी जगह पे, जनरली फेस पे जो रिंकल्स रहते हैं, उनको जो है ट्रीट करने के लिए बोटुलिनम की जो है टॉक्सिन के इंजेक्शन जो है बहुत ही कम क्वांटिटी में दिए जाते हैं, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि अगर जो आपका कंसल्टेंट है, जिससे भी आप या कोई डॉक्टर है जो प्रैक्टिशनर है जिससे भी आप ये इंजेक्शन ले रहे हैं, अगर वो प्रॉपरली एक्सपर्ट नहीं है, तो वो क्या है कि अगर वो डोज बोटुलिनम टॉक्सिन का ज़्यादा चला जाए तो वो क्या है, वो भी जो है बोटुलिज्म कॉज कर सकता है, ठीक है। तो इट इज a rare form of botulism which happen when too much botulinum toxin is injected for cosmetic or medical reason, ठीक है। फिर आता है फूड बॉर्न बॉटुलिज्म। तो फूड बॉर्न बॉटुलिज्म जो है मेन रीजन है फॉर बॉटुलिज्म, जो कि क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म की वजह से होता है। तो इसमें मेन रीजन है कि जो भी केन्ड फूड है, ठीक है, मीट प्रोडक्ट्स हैं या फिश प्रोडक्ट हैं, जिनको जो है केन में जो है प्रिजर्व करके रखते हैं, फिर उनको बाद में जो ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करते हैं, तो उसमें चांसेस रहते हैं कि जो एक क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम है ये क्या करता है, ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। वो क्यों ग्रो करता है, मान लीजिए कंटेनर है जिसमें आप फूड मटेरियल स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, प्रिजर्व कर रहे हैं, वो अगर प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं है, कंटामिनेटेड है, और आपका जो उसको पैकिंग करने का तरीका ठीक नहीं है, आपकी पर्सनल हाइजीन अच्छी नहीं है, आपने साफ हाथों से उसकी पैकिंग नहीं की है, तो कंटेनर अगर अच्छा नहीं है, तो उन केसेस में चांसेस रहता है कि जो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम का जो बैक्टीरिया है वो जो है उस फूड स्टफ में एंटर कर जाता है और वहाँ पे जो है वो अपना टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। और जब हम ऐसे फूड मटेरियल को जब हम कंज्यूम करते हैं, तो हमें क्या है, फूड बोर्न बोटुलिज्म हो जाता है। और हमारे घरों में भी जैसे जो कुछ हम बॉटलिंग करते हैं, जो कि हम जैसे फूड स्टफ की, या कोई पिकल है, ठीक है, गार्लिक पिकल है, या कोई दूसरा जो फूड स्टफ हम या कोई वेजिटेबल्स हैं जिनको हम प्रिजर्व करते हैं या बॉटलिंग करते हैं, तो उसमें भी अगर वो प्रॉपर तरीके से उनका जो है स्टोरेज या केनिंग नहीं कर रहे हैं, तो उसमें भी चांसेस रहते हैं कि हमें जो है हम उस फूड को जब कंज्यूम करते हैं तो चांसेस हो सकता है कि फूड बॉर्न बोटुलिज्म हो जाए, ठीक है। तो मीट है, मीट प्रोडक्ट्स हैं जैसे यूरोप में, और केन्ड वेजिटेबल इन अमेरिका, एंड फिश एंड अदर सी फूड इन जापान, ठीक है। तो ये चांसेस रहते हैं। तो कॉज ऑफ बॉटुलिज्म ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जो हम केन्ड फूड है, वेजिटेबल्स हैं, जो हम घरों में भी जो प्रिजर्व करते हैं, अगर वो प्रॉपर ठीक तरीके से उसे प्रिजर्व नहीं किया गया है, ठीक है, जो कंटेनर है आपका वो साफ नहीं है, और आपकी जो हैंडलिंग है मटेरियल की वो ठीक से नहीं है, आपने साफ, आपकी जो हाइजीनिक जो प्रैक्टिस है वो ठीक नहीं है, तो फिर चांसेस रहते हैं ये स्टफ खराब होने के। और फिर यही चीज़ अगर हम कंज्यूम करते हैं गलती से, तो फिर बोटुलिज्म होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा मैंने कहा कि जो आइएट्रोजेनिक जो बोटुलिज्म है, जो कॉस्मेटिक जो प्रैक्टिस रहती है, जो जैसे रिंकल्स वगैरह को जो ट्रीट करने के लिए कुछ बोटुलिज्म के इंजेक्शन दिए जाते हैं,
तो इस केस में जो भी आपका डॉक्टर है या जो भी कॉस्मेटिक जो एक्सपर्ट है, ठीक है, अगर वो प्रॉपर लाइसेंस या प्रॉपर वो एक्सपर्ट नहीं है और गलती से जो है आपका डोज जो है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा डोज बोtulinum टॉक्सिन का अगर आप इंजेक्ट करते हो मसल्स में, तो फिर चांसेस रहते हैं कि उसको बोtulinum हो सकता है। तो जनरली ये रिंकल ये ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जो जो बोtulinum का जो टॉक्सिन है एक्चुअली ये क्या करता है, जो भी रिंकल्स रहते हैं, ये रिंकल्स वगैरह की ये ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जो रिंकल्स रहते हैं, तो रिंकल्स वाले एरिया में मसल्स पे इसे इंजेक्ट किया जाता है बहुत ही कम क्वांटिटी में। तो ये क्या करता है, वहाँ पे मसल्स में जाके ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ये जो है अटैक करता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर को ये रिलीज नहीं होने देता है, जिसकी वजह से जो मसल स्ट्रेच था, जिसकी वजह से रिंकल थे, वो अब रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से रिंकल्स रिलैक्स हो जाते हैं और स्मूथ हो जाते हैं और धीरे धीरे जो है आपकी स्किन जो है बिल्कुल आपको साफ दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो इसका ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर साइन एंड सिम्टम क्या है बोटुलिज्म के, तो जनरल सिम्टम है जैसे कि डबल विजन, दो दो या दो से ज्यादा जो है ऑब्जेक्ट का दिखना, और स्वेलिंग में डिफिकल्टी होगी। जनरली क्या है कि बोटुलिज्म टॉक्सिन का जो पेशेंट है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे उसने अटैक किया है, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, सिग्नल नहीं आ रहा है मसल्स को, जिसकी वजह से क्या है कि स्वेलोइंग में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हमारा जो सभी सिस्टम है हमारा वो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पे ही डिपेंड करता है। तो बट अगर हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन सिस्टम ही अगर फेल हो जाए तो हमें ये इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है स्वेलोइंग में, और हमारा मसल वीकनेस हो जाता है, क्योंकि मसल जो है एक तरह से इनर्ट हो जाता है, उसको सिग्नल ही नहीं मिल पाता है, वो ना तो कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है, तो वो जस्ट एक पैरालाइज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो है मसल्स की वीकनेस हो जाती है। तो ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, जनरली कई केसेस में आपने देखा होगा कि जो अपर आईलिड्स होती है वो जो है नीचे की तरफ झूल जाती है, लटक जाती है, वो इसका भी एक कारण है। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, ठीक है, उसमें जो अटैक करता है टॉक्सिन, उसकी वजह से जो है ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स हो जाती है, ठीक है। ब्लरी विजन्स, ठीक से ना दिखना, स्लर्ड स्पीच मतलब अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाना वर्ड्स को, क्योंकि हमारे जो टंग्स के मसल्स हैं, जो हमारे गले के मसल्स हैं, फेस के मसल्स हैं, ये प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं ड्यू टू टॉक्सिन, ठीक। इसकी वजह से क्या स्लर्ड भी स्पीच हो जाती है। डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, जो हमारे लंग्स के मसल्स हैं वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो है ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो डिफिकल्टी इन मूविंग ऑफ आइज। और फूड बॉर्न बोटलिज्म की क्या सिम्टम है, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, स्टमक पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है। सिम्टम इन इन्फेंट बोटलिज्म, बच्चों में जो है क्या है, क्या सिम्टम है, वो है पुअर फीडिंग, ठीक है, अच्छे से बच्चा खाएगा नहीं, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, वीक क्राई, ठीक है, फेस शोइंग लेस एक्सप्रेशन, पीपल रिएक्ट नहीं करेंगे लाइट के लिए। तो ये कुछ एक जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, जो बोटुलिज्म टॉक्सिन की वजह से होते हैं। तो ये कुछ सिम्टम मैंने दिखाए हैं ग्राफिकली, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, फेशियल वीकनेस, स्वेलोइंग में डिफिकल्टी, ड्राई माउथ रहेगा, ठीक है, ब्रीदिंग में ट्रबल होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, पैरालिसिस, ये सभी तरह के जो सिम्टम्स है बोटुलिज्म की वजह से। तो डायग्नोसिस, बोटुलिज्म का डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं, तो जो जनरली डॉक्टर जो है पेशेंट की हिस्ट्री पूछता है, ठीक है, फिर वो जो है इन टेस्ट के लिए वो पूछ सकता है, जैसे ब्रेन स्कैन के लिए, स्पाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन के लिए वो कह सकता है, या फिर नर्व कंडक्शन स्टडी, क्योंकि जनरली जो है बोटुलिज्म जो है नर्वस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे वो अटैक करता है, तो वो इसकी जो है नर्व कंडक्शन स्टडी टेस्ट के लिए डॉक्टर पूछ सकता है कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन सिस्टम है प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। टेस्ट फॉर माइस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है, कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है कि बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, जो कि क्या है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे वो क्या जो रिसेप्टर साइड पे वहाँ पे बाइंड हो जाती है, और जो
न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन वो जो है रिसेप्टर साइट पे चिपक ही नहीं पाता, कि जिससे क्या है कि पुअर सिग्नल मिलता है मसल्स को, जिससे कि वैसे मसल वीकनेस हो जाती है, एक तरह से मसल्स का प्रॉपरली फंक्शन नहीं हो पाता है। तो वो टेस्ट भी डॉक्टर कह सकता है, जिसे कहते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस। फिर कुछ लैब टेस्ट है कि डेमोस्ट्रेशन ऑफ बोtulinum टॉक्सिन को हम डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं पेशेंट के सीरम में, जब हम सीरम एंड एंटी सीरम को न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। और टॉक्सिन जो कि वॉमिट्स में प्रेजेंट हो सकता है, फूड स्टफ में, फीकल सैंपल में, तो ऐसी जगह से टॉक्सिन को हम प्रोसेस करके उसको एंटीटॉक्सिन के साथ न्यूट्रलाइज करके हम चेक कर सकते हैं कि ये इस तरह का बोtulinum का कुछ इन्फेक्शन है या नहीं, ठीक है। डेमोस्ट्रेशन ऑफ क्लॉस्ट्रिडियम बोtulinum इन स्मीयर्स में हम चेक कर सकते हैं, जो कि रेजिडुअल फूड आइटम है उसको प्रोसेस करके हम चेक कर सकते हैं, उसका स्मीयर बना के और उसका प्रॉपर स्टेनिंग करके हम देख सकते हैं कि क्लॉस्ट्रिडियम बोtulinum उसमें ऑर्गेनिज्म है या नहीं। ट्रीटमेंट बोtulism का जो ट्रीटमेंट है वो हम कैसे कर सकते हैं। बोtulinum टॉक्सिन remaining in stomach should be removed by washing or flushing with 2 to 5% of bicarbonate solution, ठीक है। तो फ्लशिंग करते हैं हम स्टमक की विद 2 to 5% ऑफ बाइकार्बोनेट सोल्यूशन, बिकॉज ये जो है जो टॉक्सिन होता है बोटुलिनम टॉक्सिन, ये लेबाइल होता है बाइकार्बोनेट सोल्यूशन के लिए। तो फ्लशिंग जो है रिक्वायर्ड रहता है ऐसे पेशेंट में जो सस्पेक्टेड या जो पेशेंट है बोटुलिज्म के, या फिर सलाइन अनीमास हम कर सकते हैं टू रिमूव टॉक्सिन फ्रॉम द कॉलन, ठीक है। और जो मेन इसका जो ट्रीटमेंट है वो है पॉलीवेलेंट या फिर मोनोवेलेंट जो एंटीटॉक्सिन है, वो जो है इमीडिएटली जो है पेशेंट को दे देना चाहिए। इससे जो है कि क्या है कि जो बोtulinum का जो टॉक्सिन है अंदर वो क्या है न्यूट्रलाइज हो जाएगा और धीरे धीरे जो है पेशेंट रिकवर करेगा। और ऐसे पेशेंट जो बोटुलिज्म के पेशेंट हैं उनको इंटेंसिव नर्सिंग केयर का ज़रूरत रहता है। और कुछ मैकेनिकल रेस्पिरेटर जिनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा है उनके लिए मैकेनिकल रेस्पिरेटर एंड इज नेसेसरी, ठीक है। और कुछ लोग हैं जिनको वॉन बोटुलिज्म है, समटाइम नीड सर्जरी टू रिमूव द सोर्स ऑफ बैक्टीरिया एंड मे नीड टू टेक एंटीबायोटिक्स। प्रिवेंशन ऑफ बोटुलिज्म को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। एक तो जो फूड आइटम है जैसे कि एस्पेरागस, ग्रीन बीन्स, बीट्स, कॉर्न, पोटैटोज, ये जो है आर द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ बोटुलिज्म रिलेटेड इलनेस, ठीक है। जो फूड आइटम्स, क्योंकि इसमें लो एसिड कंटेंट होता है इन फूड आइटम्स में, जो कि एस्पेरागस, ग्रीन बीन्स, बीट्स, ठीक है। तो ड्यू टू लो एसिड कंटेंट इसमें चांसेस रहते हैं कि जो बोटुलिनम जो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम है उसमें ग्रो कर सकता है। तो ऐसे इस तरह के जो फूड्स हैं लो एसिड कंटेंट वाले फूड, उनकी जो है प्रॉपरली जो है केनिंग होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो केनिंग जो मटेरियल है वो प्रॉपरली स्टरलाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। और जो कंटामिनेशन है, कंटामिनेशन जो होती है ड्यूरिंग जो हम केनिंग करते हैं फूड की, ठीक है। तो कंटामिनेशन को जो है कंटामिनेशन से बचना चाहिए, जो भी कैनिंग मटेरियल है उसको जो है प्रॉपरली स्टरलाइज करना चाहिए, ठीक है। तो कंटामिनेशन कैन हैपन व्हेन फूड आइटम्स chopped garlic in oil, canned cheese, sauce, canned tomatoes, carrot juices, baked potatoes, handled, processed or stored improperly, ठीक है। तो ये चीज़ें खराब हो सकती हैं जो भी फूड आइटम्स मैंने कही हैं, अगर इनको प्रॉपरली स्टोर ना किया जाए, ठीक है, प्रॉपरली इनकी कैनिंग ना की जाए। तो उसके लिए क्या है कि प्रॉपरली जो है कंटामिनेशन से बचाने के लिए उस मटेरियल को, कैनिंग मटेरियल को प्रॉपरली स्टरलाइज करना चाहिए, ठीक है। और पर्सनल हाइजीन का भी रहना ज़रूरी है। तो इससे जो है हम क्या है बच सकते हैं इस तरह के बोटलिज्म से। और फॉर लो एसिड फूड प्रेशर केन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और रेफ्रिजरेशन ऑफ केन्ड फूड करना चाहिए, जैसे कि हम केन्ड फूड को अगर हम खोल के अगर हम खाते हैं या यूज़ करते हैं तो उसको दोबारा से अगर जो बचा हुआ मटेरियल है उसको हम जो है रेफ्रिजरेटर में ही स्टोर करें, सो दैट की चांसेस ऑफ कंटामिनेशन या फिर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया का उसमें ना हो सके। बाकी अगर टू प्रिवेंट वोंड बोटुलिज्म बाय कीपिंग, अगर आपको जो वोंड बोटुलिज्म को अगर आपको प्रिवेंट करना है तो आपको जो है वोंड्स को जो है प्रॉपरली क्लीन करना
पड़ेगा और आपको मेडिकल ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ेगा इमीडिएटली, अगर उसमें किसी भी तरह का आपको कोई इन्फेक्शन दिखता है वोन्स में। एंड people who inject illicit drug are more likely to get infected by wound botulism। ठीक है, अब जो ड्रग का यूज करते हैं तो उनमें चांसेस रहते हैं कि जो उनमें जो है वॉन्ड बॉर्न बोटुलिज्म हो सकता है। ठीक है, और जो वॉन्ड बोटुलिज्म जो है ट्रोमेटिक इंजरीज में भी हो सकता है, जो सर्जरीज में भी हो सकता है। अगर सर्जरी में जो है हम जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपरली अगर स्टरलाइज नहीं है तो उसमें भी चांसेस हो सकते हैं बोटुलिज्म के। ठीक है, तो अगर ऐसे में कुछ भी इस तरह का इन्फेक्शन होता है तो उसमें हमें क्या है, अलर्ट रहना है। और बच्चों के केस में क्या है कि हनी कैन contain the bacteria that cause infant botulism, so do not feed honey to the children younger than 12 months। ठीक है, जो 12 महीने से जो 1 साल से छोटे हैं जो बच्चे, उनको जो है हनी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें चांसेस रहते हैं कि उसमें जो है ये बैक्टीरिया जो है ग्रो करता है बोटुलिनम। ठीक है, और ये जो है बच्चे के अंदर जाके जो है ये इलनेस कॉज कर सकते हैं। हाउ एवर हनी इज सेफ फॉर पीपल ऑफ 1 ईयर एज एंड ओल्डर। हालांकि जो है हनी सेफ है अगर बच्चा जो है 1 साल से बड़ा है, ठीक है, या फिर उससे ओल्डर एज है। बट अगर बच्चा 1 साल से छोटा है तो उसको अवॉइड करना चाहिए, जो हनी या हनी प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए। Iatrogenic botulism can be prevented by getting botulinum injection by a licensed practitioner। ठीक है, जो भी कॉस्मेटिक जो ट्रीटमेंट रहता है उसमें क्या है कि आप उसी से ट्रीटमेंट करवाएं जो एक लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर है। ठीक है, अगर आप किसी एरे गैरे से कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट करवाओगे तो हो सकता है कि अगर आपका डोज गलती से ज़्यादा चला गया तो बोटुलिज्म के चांसेस इस केस में बढ़ जाते हैं। तो अब बात करें कि पीपल एट रिस्क, कौन कौन से जो लोग हैं जो रिस्क पर हैं। एक तो जो लोग ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं बॉडी में वो हायर रिस्क पे हैं। ठीक है, उनमें जो है वॉन्ड बोटुलिज्म हो सकता है। ठीक है, जो सिरिंज वगैरह जो है कंटामिनेटेड रह सकती है इस बैक्टीरिया से, और वो जो है मसल्स के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू जो है मसल्स में जा सकती है और कंटामिनेशन और इलनेस कॉज कर सकती है। और जो लोग हैं विच ईट होम केन्ड और होम फर्मेंटेड फूड विच इज नॉट प्रिपेयर्ड सेफली। अब ऐसे केन्ड मटेरियल या केन्ड फूड जो घरों में बनाते हैं या जो आप खरीदते हैं, अगर वो प्रॉपरली उनको सेफ तरीके से नहीं बनाया गया है, उनको प्रिपेयर नहीं किया गया, तो उसमें भी चांसेस रहते हैं कि उनको अगर आप कंज्यूम करें तो उससे इलनेस हो सकता है और फूड बॉर्न बोटुलिज्म हो सकता है। एंड पीपल हु गेट बोटुलिज्म इंजेक्शन फॉर कॉस्मेटिक रीजन, उनमें भी ये हो सकता है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एंड पीपल हु ड्रिंक सर्टन काइंड ऑफ सेल्फ मेड अल्कोहल ड्रिंक्स। ठीक है, कुछ एक लोग जो है सेल्फ मेड अल्कोहल ड्रिंक्स यूज करते हैं, तो उनमें भी जो है फूड बॉर्न बोटुलिज्म के चांसेस रह सकते हैं, क्योंकि वो जो सेल्फ मेड जो अल्कोहल ड्रिंक्स है इसमें चांसेस ऑफ कंटामिनेशन बढ़ जाते हैं। ठीक है, या फिर किस तरह से आप स्टोर कर रहे हो तो इससे भी फूड बॉर्न बोटुलिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।